हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जन में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आने वाला है, जो सिविल सर्विसेज वाला जो होता है वो एग्ज़ाम आने वाला है, उसका प्रीलिम्स आने वाला है। तो सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट देखते हो तो हमें इसकी तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए हमें दो चीज़ सबसे पहले फोकस करते हैं। एक है सिलेबस। सिलेबस में हम देखते हैं कि एकदम जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वही एज इट इज उतारा हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। ये बात है हरियाणा स्पेशल। उसके अलावे एक सीसेट का पेपर आता है। सीसेट के पेपर में वही नॉर्मल सिलेबस दिया हुआ है जो हर एक सीसेट के सिलेबस में होता है। तो पेपर होता है कैसे है, दो पेपर होते हैं, दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। जीएस 1 100 मार्क्स का और सीसेट भी 100 मार्क्स का। क्लियर? जीएस 100 मार्क्स, सीसेट 100 मार्क्स। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीएस में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो हमने सिलेबस तो देख लिया। अब हमारे पास एटलीस्ट 2 साल का पेपर तो हमारे पास है, 2014 वाला और 2019 वाला। इसके अलावा कोई पेपर ही नहीं हमारे पास। तो यही दो पेपर है जिससे हम एनालाइज कर लेंगे और एनालाइज करके पता लगा लेंगे कि भाई किस टॉपिक, तो हमें पता है, सिलेबस से पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन में भी कौन से चैप्टर, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि हिस्ट्री सिलेबस में है, लेकिन हिस्ट्री में से कौन सा ज़्यादा वेटेज रखता है, मॉडर्न हिस्ट्री, क्या हम एंशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा करें, मॉडर्न हिस्ट्री को, मेडाइवल को, किसको ज़्यादा करें, ज्योग्राफी में हम किस ज्योग्राफी को ज़्यादा करें, करेंट अफेयर्स आते हैं तो कितने लेवल के आते हैं, ये सब हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद। तो हमने यहाँ पे तो ये तो देख लिया कि सिलेबस देख लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दो पेपर है, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको बता पाएंगे कि क्या कैसे क्या करना है। तो पहले दो पेपर एनालाइज कर लेते हैं। मैं खुद में कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से देखिए, आपको मैं तो खुद में कर चुका हूँ, दोनों पेपर को एनालाइज करके मैंने एक कोर्स भी तैयार कर लिया है। बट आप लोग के लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि जहाँ से हम लोग कोर्स में हम जो इंक्लूड कर रहे हैं और क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न पे है, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं और जो यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या दोनों में समानता है या बिल्कुल अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ठीक है। एक चीज़ और, ठीक है, तो हमारे पास दो कोर्स है, एक में तो सिर्फ जीएस आपको मिलेगा, ठीक है, और एक है जो आप सी सेट को इंक्लूड भी कर सकते हो और नहीं भी इंक्लूड कर सकते। ठीक है, सी सेट को इंक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी इंक्लूड कर सकते। ठीक है, जीएस में हम लोग क्या करने वाले, एक तो हरियाणा स्पेशल करने वाले हैं, उसके अलावा जो बाकी जीएस का सब्जेक्ट है उसमें प्लस करेंट अफेयर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। और सी सेट में हम क्या करेंगे, 10 सेट डिस्कस करेंगे। तो अब बोले भैया हमारे पास तो हरियाणा वाले में ज़्यादा मिलता नहीं है, 2-3 मिलेगा। तो हरियाणा के अलावा यूके पीसीएस, उसके अलावा यूपी पीसीएस, टोटल 10 सेट इसमें हम करने वाले हैं। इससे हम लोग क्या पता चलेगा, इससे ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लो 2 घंटे का पेपर है ना, 2 आवर का पेपर, इसको हम ठीक से एनालाइज करेंगे, एक एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इवन वीडियो आपको 2 घंटे से ज़्यादा के भी मिल सकते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इवन वो 2.30 आवर, क्योंकि मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको रिपीट हो तो देखो, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं है सीसेट में रिपीट होगा, लेकिन वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो इवन मैंने कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 2 नंबर है, उन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर लेना कोर्स के बारे में, वहाँ से पता कर लेना। 2 नंबर है 9582062485 और एक है 9598875847। ठीक है, चलिए, और ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से उठाया अभी। ठीक है, वेबसाइट से उठाने के बाद भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन ही इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें, और इवन कहीं भी नहीं दिया है, जब वेबसाइट में ही नहीं दिया है तो मैंने सोचा एक तो कोई और भी, क्योंकि कोई और डाउनलोड भी करेंगे तो वहीं से डाउनलोड करेंगे, तो ये मिला ही नहीं।
ठीक है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़ते थे, 5th नंबर हम क्वेश्चन से ऐड करते, एक पेज ही इन्होंने गैप कर दिया है बीच से, एक पेज ही गैप कर दिया। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है, पहले सूची 1 दिया हुआ है, लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। इसमें दिया क्या है, अकबर के शासनकाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बताया कि बहुत चीज़ उसने ऐड किया। तो कौन चीज़ कब ऐड किया, जैसे 10 साला सिस्टम कब लाया, मजहर कब लाया, जजिया कब लाया, इबादत खाना का कब स्थापना किया, ये सब बात पूछे हुआ है। और वो किस साल में हुआ था, ये सब आपसे पूछे हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते चलूँगा ताकि आपको बिल्कुल आइडिया रहे, सब कुछ का आइडिया रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर कब से कब तक रहा था, 1556 से 1605 तक। ठीक है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, राजपूत रूलर के पैलेस में, जहाँ पे क्या नाम है, अमरकोट, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, उन्होंने ही हुमायूं को रिफ्यूजी दिया था कि आप यहाँ रह सकते हैं। और अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। बाकी हम इंफॉर्मेशन नहीं से सीधा हम एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दहसाला सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम था किस चीज़ का, लैंड असेसमेंट और उसके बाद उस पर टैक्स लगाने का। लैंड को असेस करो और फिर उस पर टैक्स लगाओ। क्या इससे पहले अकबर ने डायरेक्ट यही लगाया था, नहीं। अकबर से पहले, अकबर शुरुआत के समय में एक और जिस सिस्टम हुआ करता था, जाप्ती। ठीक है, जाप्ती, या हम उसको बोल सकते हैं बंदोबस्त समय, बंदोबस्त, जाप्ती या बंदोबस्त। दहसाला सिस्टम किसने लाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कई बार, तोदरमल। तोदरमल इज ए फाइनेंस मिनिस्टर। इस सिस्टम में क्या होता है, लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक को बोलते, ये भी क्वेश्चन आया हो कि लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पोलज क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि पोलज क्या है। पोलज होता है कि एक बारी हर साल में 2 क्रॉप उगता है, उसको पोलज होता है। जिस जमीन में, भाई अच्छी कैटेगरी की जमीन हुई कि 2 बार फसल उगा लेते हो, 2 सीजन। उसके बाद एक होता है पोलज के बाद एक होता है परौती, और उसके बाद एक होता है चाचर, और एक होता है बंजर। बंजर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं वहाँ पे हो रहा है, डेजर्ट टाइप है। और ये परौती का मतलब क्या हुआ, परौती का मतलब है कि अगर एक बारी खेती कर लेते हो ना, तो फिर अगला साल इसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो ये वाला होता है चाचर का मतलब एक बारी खेती कर लेते 3-4 साल छोड़ दो। ठीक है ना। तो यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी लैंड की दिख रही छोटी, तो आपको नहीं लगता टैक्स थोड़ा कम कम लगेगा। तो ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि पोलज क्या है, पोलज क्या है, पोलज क्या है। ठीक है, तो दहसाला सिस्टम आया कब था, ये आया था 1580 के आसपास। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। मजहर की उद्घोषणा कब की गई थी, मजहर का मतलब क्या था कि अगर कोई रिलीजन में डिस्प्यूट हो, कि कौन कि रिलीजन कोई मैटर बोलता हो तो उस पर डिस्प्यूट हो, तो अकबर का बात फाइनल रखा जाएगा। ठीक है, जजिया तो आपको पता है एक टैक्स था, जजिया इज ए टैक्स। ठीक है, और किस पे लगाया जाता है, नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम पे। तो जजिया को उन्मूलन किया गया 1564 में, मतलब हटाया गया, लेकिन बाद में फिर से थोड़े कुछ दिन के लिए इंक्लूड किया गया था। तो ए का तो सी होगा, ये तो हमें पता है। उसके अलावा ठीक है, उसके बाद इबादत खाना क्या था, इबादत खाना एक्चुअली थी कि जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के पंडित लोग बैठते थे। देखो पंडित इक्वल इज नॉट, ये मीन कि ये ब्राह्मण वाला पंडित नहीं है। पंडित मतलब किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज, जैसे ये साइंस में पंडित है, ठीक है ना, बिल्कुल फिलॉसफी में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते थे जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, फिलॉसफर है, सब बैठ के डिस्कशन करते थे। तो इसको बोलते थे इबादत खाना। ये 1575 में स्टार्ट हुआ, तो बी का डी होगा। और 3 का होगा बी, मजहर का उद्घोषणा किया गया 1579 में। और दहसाला एक्चुअली लिखा हुआ 1580 में, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये है दहसाला सिस्टम डी। ठीक है,
एक चीज और मैं बता देता चाहता हूँ, आपने एक दीने इलाही का समय नाम सुना हो, तो आप यहीं से कर लो कि भाई इबादत खाना में जब सब लोग बैठे हुए थे तो अकबर ध्यान से सुनते थे, बोलते थे यार सब धर्म में कुछ ना कुछ सही बात है और कुछ ना कुछ कमी, मतलब बहुत सारी सही बात है और कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो सारे धर्म की जो अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने इकट्ठा किया और उससे एक नया धर्म बना दिया जिसको बोलते हैं दिन ए इलाही। ठीक है। बिरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इसको क्या किया था, फॉलो किया था, बाकी कोई उन्होंने नहीं। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट कौन सा है? ये है आटाकामा डेजर्ट। ठीक है ना, आटाकामा डेजर्ट, ये है आटाकामा। ठीक है। थार मरुस्थल आपको पता है कहाँ पे? ये है राजस्थान में। सहारा तो पता है, ये पूरा अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है। गोबी ये मिलेगा आपको चाइना मंगोलिया के बीच में। ठीक है। ये इनलैंड डेजर्ट है, इनलैंड डेजर्ट है। और इसके अलावा ये सब जो डेजर्ट है ना, ये आपको ओशन के पास मिलेगा, खासकर कोल्ड करंट के पास मिलेगा, कोल्ड करंट के पास मिलेगा। और ये जो डेजर्ट है ना, अटाकामा डेजर्ट हो गया और भी कोई डेजर्ट हुआ, वो किसी न किसी ओशन के कोल्ड करंट के, आपको पता ना कोल्ड करंट जो मॉइस्चर ला देती है, और कोल्ड करंट जो होती है ऊपर नहीं उठती, जिसके कारण बारिश नहीं होती, वो नीचे गिरती है, ये हमें पता हो ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो अटाकामा डेजर्ट बना है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में। ध्यान देना, डेजर्ट हमेशा वेस्टर्न साइड में बनता है, लैंड के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न साइड में बारिश हो जाती है और ईस्टर्न साइड में कोल्ड करंट मिलती नहीं है जनरली। ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट मिलती है, तो अटाकामा डेजर्ट है, उसके पास से कौन सा करंट बहता है भाई? पेरू करंट, पेरू करंट। ठीक है ना, पेरू करंट। और जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसके आसपास होती है कैनरी करंट, कैनरीज करंट। ठीक है। थार का ऐसा कुछ नहीं है। और ये गोबी डेजर्ट तो बिल्कुल वो उसमें होता है। एक और का नाम यहाँ पे रख लीजिए, जो बेनेजुएला करेंट के कारण नाबीब डेजर्ट होता है, नाबीब, नामीब डेजर्ट, बेनेजुएला करेंट के कारण। ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा करंट ऑलमोस्ट डिस्कस किया, करंट के बारे में पता चला, कोल्ड करंट, ओशन करंट, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये भी कर लो। और यहाँ से हमें पता चला कि मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कितनी बार इसको करा चुका हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, बुद्धिज्म का पूरा चैप्टर भी ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे बुद्ध फर्स्ट काउंसिल करवाया उस समय कहाँ पे हुआ, ये हमें पता है। पहला हुआ वैशाली, दूसरा हुआ राजगीर, थर्ड काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र, फोर्थ काउंसिल हुआ कुंदलवन, या इसको कश्मीर भी बोलते हैं, कश्मीर में ही है। ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जगह तो याद कर लिया। अब प्रेसिडेंट में नहीं याद रखना होना है। प्रेसिडेंट है MSMV, महाकश्यप, सबाकमी, मोगालीपुतिश, वासुमित्र, याद हो गया। अब उसके बाद उस समय का किंग याद करना है। किंग क्या है? पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कुषाण, कनिष्क। ठीक है। किंग याद रख लिया। उसके बाद क्या क्या नया चीज हुआ? फर्स्ट काउंसिल में दो चीज आया, दो पितक लिखा गया, एक है सुत पितक और एक है विनय पितक। विनय पितक में एक्चुअली कोड वगैरह लिखा हुआ है, कोड एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो संघ में फॉलो किया जाता है इनके फॉलोअर के द्वारा। सुत पितक में स्टोरी लिखा हुआ है अबाउट बुद्धा, बुद्धा की पढ़ा, बुद्धा के बारे में, बुद्धा अपनी जो प्रवचन लिखते थे वो बात सब। थर्ड काउंसिल में अभिधम पितक आया, अभिधम्म पितक। ठीक है। और शुद्ध पितक कौन लिखे थे? आनंद। और विनय पितक कौन लिखे थे? उपाली। ठीक है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहला जो काउंसिल हुआ 483 BC में, दूसरा 383 BC में, और आगे का थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये वाला आंसर। ठीक है। पिगमेंट कॉन्टेनिंग एंड लाइफ रिफ्लेक्टिंग सेल। देखो पिगमेंट होता है उसमें और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उस सेल को क्या बोलते हैं?
यहाँ पे पूछा है कि पिगमेंट उसमें है और लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स भी है। देखो ये डायरेक्टली बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। क्रोमेटोफोर्स इसका आंसर है। क्रोमेटोफोर्स फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर लगा सकते थे। क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, ये पिगमेंट कॉन्टेनिंग होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले सेल होते हैं। ये आपको एम्फीबियंस में मिलते हैं, एम्फीबियंस में मिलते हैं, फिश में मिलते हैं, रेप्टाइल्स में मिलते हैं, इस सब में मिलते हैं। इसका काम होता है जो स्किन होता है ना उसको जनरेट करना है। स्किन जनरेशन के समय काम आते हैं किसमें, और इवन आई कलर को भी बताने में काम आते हैं किसमें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। स्किन जनरेशन और आई के कलर बताने के समय में कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। आपको मैं बता चुका हूँ कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस, ये थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ पे आप बोलोगे कि फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि हमें ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पता है। भाई ल्यूकोप्लास्ट का तो हमें पता है कि भाई ये कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, कोई पिगमेंट ही नहीं होता इसमें, तो ये तो सीधा सीधा गलत है। ल्यूकोप्लास्ट अगर कलरलेस है, कोई पिगमेंट ही नहीं है, तो ये गया। और उसके बाद हमें क्लोरोप्लास्ट पता है। क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है सिंपल कि ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है और ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। ऐसा कुछ कहाँ लिखा है, सिर्फ पिगमेंट लिखा है, स्पेसिफिकली नहीं ना कहा है। तो क्लोरो में ये होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, आप खुद सोचो भाई, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, हो रहा है, और वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला सेल है। कुछ उल्टा नहीं हो रहा है यहाँ भाई, लाइट चाहिए, चाहिए इसको। समझ में है ना ये ऑप्शन क्यों गलत होगा, कि लाइट आपको चाहिए और लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो लाइट का काम ही है ना यहाँ पे, तो लाइट को आप भगा दे रहे हो, तो गया। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, इसको, इसमें वेरियस कलर आते हैं, जैसे ये अब मदद कहाँ पे करता है, फ्लावर को मदद बनाने में मदद करता है। तो ये भी कलर को रिफ्लेक्ट कहाँ करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा भाई। भाई लाइट को जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कलरलेस, कलर वाला कैसे दिखेगा, खुद सोचो ना यार। यहाँ पे लाइट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बाकी अलग 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 कलर दिखेगा। जैसे मैं कोई रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, पत्ता रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, लाइट का सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया, सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल बता रहे कि पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया ना, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं बताते चलूँगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे। बाद में हम लोग अगर एग्ज़ाम के समय 10 सेट भी कर लेंगे, जो भी आपके मार्केट में मैगजीन आई होगी, मतलब प्रीवियस उस वाली टेस्ट सीरीज वाली, उससे भी कर लेंगे, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा फोकस करके, आप लोगों को जिनको ज़रूरत होगा, सिर्फ ज़रूरत वाले वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको सिर्फ हरियाणा स्पेशल चाहिए, उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सब तैयारी कैसे करना, ये सब नहीं चाहिए, तो हरियाणा स्पेशल का हम बुक करा रहे हैं अरिहंत का वीडियो फॉर्मेट में। अभी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिक है, और उसमें पब्लिक एक्चुअली एमसीक्यू जो हम ऐड करने वाले हैं, और 15 चैप्टर के बाद जो कवर अप करने वाले हैं, ये जिनको करना है वो उनको पे करना होगा थोड़ा, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना मेहनत कोई करता है, आप थोड़ा पे कर सकते हो। 599 आपको पे करना होगा सिर्फ हरियाणा स्पेशल के लिए, ठीक है। और 1999 है टोटल फ़ी, ठीक है। ये जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जीएस की बात करो। सी सेट का अलग से है 500, क्योंकि वो कोई दूसरे सर कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड करोगे तो ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट मिलेगा 200 का, दोनों को इंक्लूड करने के बाद। लेकिन कोई इसको सेपरेटली कर सकता है। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो जो यहाँ पे हम जो जो इंक्लूड कर रहे हैं उसको अगर सेपरेटली लो तो ये काफ़ी महंगा हो जाएगा। जैसे हरियाणा स्पेशल है 599, और जो जीएस वाला जो यहाँ पे मैं डालूंगा, 2 जीएस का है। एक जीएस का कोर्स है थ्योरी वाला, उसका 1000 है, और एक है घटना चक्र, वो उसका 1000 है। उसके बाद करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू। तो सोचो ना, और इन तीनों को मिला के हम 1999 करें। यहाँ पे करेंट अफेयर्स एमसीक्यू छोड़ो, ठीक है, तो तीनों को मिला के 190,999, और सी सेट इंक्लूड करोगे, इसमें 10 सेट हम करवा रहे हैं, ध्यान रखा, सिर्फ 10 सेट, सिर्फ नहीं है, बहुत है। 10 सेट मतलब 1000 क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। उससे आप, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप, क्योंकि सी सेट में हमें सिर्फ पास होना है, तो ऐसा नहीं कि हम हर एक सब्जेक्ट का एकदम एसएससी की तरह हमें करना है। और ठीक है, और ये स्पेसिफिकली उनको, उनके लिए जो कुछ नंबर से फंस जाते हैं, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ उसमें आपको एक लेवल तक करा दिया जाएगा, जिससे आप
50 क्वेश्चन बना के आ जाएंगे 100 में से। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपको सिंपल पता, डेयरी वाला तो व्हाइट रिवॉल्यूशन है। फर्टिलाइजर वाला कौन सा रिवॉल्यूशन है? एक्वा कल्चर एक्चुअली ब्लू रिवॉल्यूशन है। ब्लू रिवॉल्यूशन एक्वा कल्चर। ठीक, देखो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो है फिश के लिए एक्वा कल्चर, और इनके जो इनिशिएटर है उनका नाम है हीरा लाल चौधरी। ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन है वो है कोकोआ और लेदर के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइजर के लिए, है ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे। ठीक है, ग्रीन तो हमें पता है एग्रीकल्चर के लिए, बात हमें पता होना चाहिए। व्हाट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस? अपने एक्सिस पे, देखो अर्थ दो चीज करती है, एक तो अपने एक्सिस पे और एक अर्थ के चारों तरफ। अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है, ठीक है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्व करती है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, रोटेट करती है। ठीक है, ये बात सही है। और कितने डिग्री एंगल से टिल्टेड होती है? 23.5 डिग्री एंगल से टिल्टेड होती है। और अर्थ जो रोटेट करती है उसके कारण ही दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और ये चारों तरफ घूमती है, उसके कारण सीजन चेंज होता है। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। देखो इस वीडियो में तो मुझे इन्फॉर्मेशन बताना था, इसलिए हम इसको पब्लिक करें, और एक वीडियो और मैं पब्लिक करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और हम लोग एकदम इस एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर थोड़ा सा स्लाइड चेंज करवाना चाहते हैं, फीडबैक दे सकते हो कि कुछ सर इसमें थोड़ा बदलाव ये कर लिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें बदलाव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। करेंट अफेयर्स कितना करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आप 2 नंबर याद रखिएगा, उन्हीं दोनों नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।